फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का बिहार स्पेशल सीरीज के एक नए लेक्चर सीरीज़ में। और यह लेक्चर सीरीज़ संबंधित है बिहार के भूगोल से। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा संबंधित एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार से संबंधित जो भी विषय है जो बीपीएससी में पूछी जाती हैं और ऐसे भी कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए भी, कॉमन नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, जो बाकी परीक्षाओं में काम आते हैं, उसमें काम आएंगे, उससे संबंधित हमने सीरीज शुरू किया है बिहार की जानकारी को लेने के लिए। और इसके अंतर्गत अभी तक हम लोग बिहार के हिस्ट्री को शुरू कर चुके हैं। हमारे वीडियो चैनल पर ये उपलब्ध है। 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं बिहार के इतिहास से संबंधित। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बिहार के ज्योग्राफी को, और इसका ये पहला पार्ट होगा। और धीरे धीरे इसी तरह से करके हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे। बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार का पॉलिटी, बिहार का प्रशासनिक विस्तार, बिहार के से जुड़े जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज बिहार के भूगोल के साथ हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग आज इसमें भौतिक विभाजनों को देखेंगे बिहार का, और फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। आप इसे देखें, सुने, समझें, और जो भी होता है आप उसे कमेंट करें, बताएं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बिहार का मैप आपके सामने उपस्थित है। किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए, उसकी भौगोलिक स्थितियों को समझने के लिए मैप बहुत ही ज़रूरी है। यह आप पहले से भी जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार से ये बिहार का मैप है। एक नज़र बिहार के मैप पे भी। बिहार का मैप बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीपीएससी की परीक्षा देते हैं तो मैप से डायरेक्टली क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन मैप को समझने से हमें समझ में आ जाएगा, इसकी लोकेशन समझ में आ जाएंगे, इसका भौतिक विस्तार समझ में आ जाएगा, भौगोलिक विस्तार समझ में आ जाएगा, भौतिक स्थितियां समझ में आ जाएंगी। और इसी के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की क्या खासियत है, कहाँ पर पर्वत है, पठार है, उसके हिसाब से खनिज संसाधन किस तरह से उपलब्ध है, कृषि कहाँ पे हो सकती है बिहार में, इन सब कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं अगर मैप पे कमांड होगा तो। ठीक है। और फिर प्रशासनिक डिवीजन्स कैसे बने हुए हैं, ज़िले कहाँ कहाँ किस तरह से है बिहार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोटल 9 डिवीजन्स हैं यहाँ पर, और 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे बिहार में। तो वो 9 डिवीजन्स कहाँ कहाँ हैं और 38 ज़िले कहाँ कहाँ हैं, उनका विस्तार आपको समझना ज़रूरी है। ये सब समझाया जाएगा इस लेक्चर में तो नहीं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, जब हम प्रशासनिक चीज़ें दृष्टिकोण से बिहार को देखेंगे तब। ठीक है। अभी आप इस मैप में देख सकते हैं बिहार का कुछ भाग, जैसे कि इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में नेपाल से ये घिरा है। तो मतलब 3 राज्यों के साथ अपनी ये सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। ठीक है ना। अब इसका कुछ भौतिक विभाजनों को देखते हैं, भौतिक विस्तारों को देखते हैं, तो समझ में हमको आएगा कि सबसे पहले बिहार क्या है। ये चारों तरफ से, जैसा हमने देखा कि लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से ज़मीनी भाग से घिरा है। ठीक है, ये चारों तरफ से ज़मीनी भाग से घिरा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसको इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये भू अवशिष्ट राज्य है। ठीक है, क्या है? भू अवशिष्ट राज्य, मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है, लैंड से घिरा है, लैंड बाउंड्री से घिरा है, इस तरह से बोल सकते हैं। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। अगर इसके भौगोलिक विस्तार को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड और पूर्वी देशांतर, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच यह स्थित है। ये इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जिसका जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप रफली आप 24 डिग्री नॉर्थ टू 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 83 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, आप इसको ऐसे समझ सकते हो रफली। ठीक है, 24 27 83 88 याद रखिएगा। इज दैट ओके नाउ? अब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर ले अगर हम लोग इसके बिहार की, तो ये लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल इसमें लगभग 92,000
257.51 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल लगभग 1905, ठीक है, 0.49 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। ठीक है, तो ये एक जानकारी हो गई बिहार से संबंधित। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अगर देखते हैं तो इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 345 किलोमीटर दिखेगी, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और अगर पूर्व से पश्चिम बात करते हैं, इसकी अधिकतम लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो 483 किलोमीटर है। इसका मतलब इसका चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। ठीक है, हमने लंबाई देखा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ कंसिडर करते हैं अगर इसको, तो लंबाई के मामले में ये 345, और अगर चौड़ाई, टोटल चौड़ाई की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये 483 आता है मैक्सिमम। ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ कॉमन जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला है, शहरी क्षेत्र कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं। समुद्र तट से अगर बिहार का बात करें, हम लोग संबंध बात करें, तो ये लगभग समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी पर है, और समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई लगभग 173 फीट है, और यह गंगा और हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गंगा नदी और हुगली नदी से ये जुड़ा हुआ है। इस बात को भी समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग। इतना क्लियर है बात। अगली बात करते हैं, कुछ एक और मैप है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ फिजिकल डिवीजन्स के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। अब जैसे कि ये मोतिहारी प्लेन है, एक दिमाग में फिगर होना चाहिए, अररिया का मैदान, ये पूरा नॉर्थ बिहार प्लेन है, और ये साउथ बिहार प्लेन है, मैदानी भाग है, गंगा का मैदानी भाग जिसको हम लोग बोलते हैं। ये गंडक नदी इस तरह से दिख रही है, घाघरा नदी है, इधर गंगा नदी है, ये सोन नदी है। ठीक है, और मेन मुख्य गंगा नदी इस तरह से बहते हुए इस तरह से जाती है वेस्ट बंगाल में। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट और लोकेशन है यहाँ पर आपका, ये बहुत ही फेमस राजगीर हिल्स। ठीक है, राजगीर हिल्स, ये कैमूर हिल्स की पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, पठारी एरिया है ये पूरा का पूरा। ठीक है, जमुई बेसिन है, राजमहल हिल्स है। ठीक है, भागलपुर का मैदान है, कटिहार का मैदान है। ठीक है, ये महानंदा का मैदान है। ठीक है, तो ये बेतिया का मैदान इधर आता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको, जैसे राजगीर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, जमुई, राजमहल हिल्स, ये आपको यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मेजर रिवर जो है, हालांकि जब नदी पढ़ेंगे तो सारी नदियों के बारे में देखेंगे, बिहार में कितने सारे ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा की, उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर एक रफ मैप दिया है एक आइडिया लेने के लिए, तो आप एक छोटे से आइडिया को ले लीजिए, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ राजगीर हिल्स, खड़गपुर हिल्स, ठीक है, इधर आपका कैमूर का हिल्स है, पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी, और कुछ मेजर रिवर, गंडक, घाघरा, गंगा, और ये सोन। ठीक है, और इधर महानंदा का मैदान। चलिए नेक्स्ट कुछ और समझते हैं हम लोग। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो बिहार की भूगर्भिक संरचना अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों से अध्ययन करते हैं, यही बात हम लोग भारत के संदर्भ में भी करते हैं। तो बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में रखा जाता है, जैसे कि धरवार की चट्टानें, विंध्यन समूह की चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, बिहार के भूगोल को पढ़े होगे तो बिहार के भूगोल में भी इन सब की चर्चा की गई है। अब अगर हम लोग एक एक करके समझते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले धारवाड़ की चट्टानों के समूह के बारे में बात करें, तो ये विशेषकर मुंगेर के जमुई, नवादा आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। मुंगेर किधर दिख रहा है आपको, ये देखिए मुंगेर है। ठीक है, यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ मुंगेर है, इसी का जमुई, नवादा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपको धारवाड़ समूह की चट्टानें मिलेंगी। साथ में आपको राजगीर बिहार शरीफ की पहाड़ी में, ठीक है, राजगीर अभी मैंने दिखाया था आपको, कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर है।
ठीक है, और बिहार शरीफ, ठीक है, यहाँ पर आपको धारवाड़ समूह की चट्टानें देखने को मिलेंगी। यह चट्टानी समूह जो है वो 450 से लगभग 60 करोड़ वर्ष, है ना, 450 से लगभग 60 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। और उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई होती है, ठीक है, उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं थी, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये एक फैक्ट है समझने के लिए आपके, ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी है, उस वक्त 450 से लगभग 60 करोड़ वर्ष आयु वाली चट्टानें हैं इसमें, ठीक है। विस्तार अगर देखते हैं तो पूर्व में बांका तक है। बांका किधर पड़ता है, तो यहाँ देखिए ये बांका है आपका, ठीक है, बांका किधर है, यहाँ रहा बांका आपका, तो बांका तक है। यहाँ की चट्टानों में अनेक मूल्यवान धातुएं पाई जाती है, जैसे कि स्लेट, क्वार्ट्जाइट आदि इस समूह की चट्टानें हैं, ठीक है, स्लेट, क्वार्ट्जाइट। खड़गपुर की पहाड़ी के क्षेत्र में ग्रेनाइट मिलेगा, स्लेट मिलेगा, क्वार्ट्जाइट की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है, खड़गपुर, सब इसी लोकेशन में, इसी के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। अब धारवाड़ की समूह किधर है, अब ये समझ में आ गया, क्या आया समझ में, कि मुंगेर, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, बांका तक इसका विस्तार है, साथ में खड़गपुर की पहाड़ी में मिलेगा। और कौन कौन से चट्टानें मिलेंगी यहाँ पर, किस किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, तो लगभग आपको यहाँ पर स्लेट, क्वार्ट्जाइट मिल सकता है, ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ प्रमुख चट्टानें हैं जो यहाँ पर धारवाड़ समूह की चट्टानों में गिनती होती है। इसके बाद हम बात करें तो विंध्यन समूह, तो विंध्यन समूह में अगर बात करते हैं हम लोग, तो फिर दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास होता है और कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास होता है, जो बिहार के दक्षिण पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी तुरंत हमने देखा था, यहाँ रोहतास है और ये कैमूर, इस क्षेत्र में आपको विंध्यन समूह की संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रमों की जो चट्टानें मिलते हैं उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है, क्योंकि आपने जब भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो ये समझा होगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। विंध्यन पर्वत है, उसी का जो पूर्वी विस्तार है वो बिहार में हम लोगों को देखने को मिलता है, और कहाँ पर, तो कैमूर के पठार के रूप में, ठीक है, कैमूर के पठार के रूप में ये मिलता है। कैमूर हिल्स अभी मैंने तुरंत मैप में दिखाया आप लोगों को, एक बार और देख लेते हैं इसको। ये रहा आपका कैमूर हिल्स, इसको कैमूर का पठार बोलते हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार है, वही विस्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कैमूर के पठार के रूप में, ठीक है, यही समझाया जा रहा है यहाँ पर। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1280 वर्ग किलोमीटर है। नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, और नीस और ग्रेनाइट और धारवाड़ युग की चट्टानें गया, नवादा, जमुई, मुंगेर इत्यादि में पाई जाती है। अभी जस्ट हमने देखा है इसको, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर इत्यादि में पाई जाती है, ठीक है, इतनी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। कैमूर के पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर, पाइराइट, कांच निर्माण के लिए उपयुक्त बालू और बालू पत्थर पाए जाते हैं। रोहतास और कैमूर जिलों में सोन घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का यह एकमात्र स्रोत है, ठीक है। चूना पत्थर का बिहार में एकमात्र स्रोत क्या है, तो कैमूर जिला, रोहतास और कैमूर जिला, याद रहेगा बात, रोहतास और कैमूर जिला, बालू पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर सॉरी, एकमात्र स्रोत है। अब विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला जो ये बलुआ पत्थर है, इस बात का संकेत है कि जिन निक्षेपों से इनकी रचना हुई है वे छिछले सागर में जमा हुआ है। यहाँ पे 33 सागर का कॉन्सेप्ट आता है, 33 पढ़े होंगे कि भारत के निर्माण जब हो रहा था, इसकी संरचनाओं का निर्माण हो रहा था, तो उसके पहले 33 सागर बीच में हुआ करता था, ठीक है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था,
तो 33 भूसन्निधि के बारे में हमने देखा था। तो ये भी सबूत देता है कि उस वक्त में 33C नाम का 33C एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, तो इसके अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि जिन निक्षेपों से इसकी रचना हुई है वे सिलिसियस सागर में जमा हुए थे। और विंध्यन समूह की चट्टानों में को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें और ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यह चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत काल में काफ़ी सारी नदियाँ बहा करती थी इस तरफ। ठीक है, और उनके निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। बिहार में निम्न विंध्यन चट्टानें जो है वो ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। रोहतास अभी जस्ट हमने देखा कहाँ पर लाई करता है, और यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। अभी इसी बात को हमने पहले भी पढ़ा कि बिहार में एकमात्र स्रोत है ये चूना पत्थर का। पाइराइट जो कि मिलता है इस क्षेत्र में, उसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए होता है। किसके लिए? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए होता है। और इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है और देश का लगभग 75% पाइराइट उत्पादन यहाँ से किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जानने के लिए, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। देश का लगभग 75% पाइराइट उत्पादन यहाँ से किया जाता है। पाइराइट का उपयोग क्या करने के लिए होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए होता है। ठीक है ना, इतना बात। क्षेत्र कहाँ है? तो रोहतास वाला जिला, कैमूर वाला जिला। ठीक है, किस तरफ? तो दक्षिण पश्चिम के साइड में। टर्सरी संरचना की बात करते हैं, ये सब विंध्यन संरचना के अंतर्गत है। अब टर्सरी संरचना की बात करते हैं, तो टर्सरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ था। हिमालय मतलब जैसे ही हिमालय की बात करते हैं तो आपको पता है कि हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वो बिहार का बॉर्डर उसको छूता है। ठीक है, इस काल में हिमालय का उत्थान हुआ और इसी अवधि को तृतीय महाकल्प भी कहते हैं। और इसी काल में विश्व का सबसे नवीन और मुर्दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इसको बोलते हैं हिमालय को। और लगभग 3 चरणों में हिमालय का निर्माण होता है, इयोसीन कालखंड में, ओलिगोसीन कालखंड में और मायोसीन कालखंड में। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक संदर्भ है तो इसकी चर्चा यहाँ पे कर दी गई है। अब ऐसा माना जाता है, हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ये इस तरफ है ना, इस तरफ ये शिवालिक श्रेणी इधर। ठीक है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है। हिमालय का ये दक्षिण, क्योंकि हिमालय किधर है? तो नेपाल की तरफ पड़ता है और पूरा का पूरा ये जम्मू कश्मीर से लेकर फैला है पूरे कहाँ तक? तो पूरा जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, इधर फैला है पूरा। तो उसी के विस्तार के अंतर्गत ये हिमालय का जो तीसरा रेंज है, जो शिवालिक रेंज है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, 3 पैरेलल श्रेणियाँ हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो यही शिवालिक का जो हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, वो बिहार से होते हुए जाता है, बिहार के उत्तरी भाग से, जो बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। ठीक है, यहाँ चंपारण जिला इधर है, इधर से, और इसकी ऊंचाई लगभग 250 से 800 मीटर तक है। ठीक है, 250 से 800 मीटर के बीच में। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, पूर्णिया लगभग इस तरफ पड़ता है आपको। शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई और यह मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है। उसके बाद क्वाटरनरी संरचना की हम लोग बात करते हैं, तो मतलब यहाँ पे समझ में आया कि हिमालय से भी जुड़ी जो चीज़ें हैं, शिवालिक जो का जो विस्तार है हिमालय का, वो हमारे बिहार का उत्तरी सीमा तय करता है। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख सक रहे हैं, ये उत्तरी सीमा तय करता है। ठीक है, अब आता है क्वाटरनरी चट्टान। तो प्लेस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य, हिमालय और छोटा नागपुर, ये झारखंड का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण होता है और इसे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। यहीं पर ये बेसिन क्षेत्र बना था गंगा का। ये हिमालय के उत्थान के बाद की बात है। ठीक है, ये गंगा का पूरा मैदान बना और इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू है।
ठीक है, तो हिमालय का शिवालिक रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसके बीच में ये पूरा गंगा का मैदानी भाग है। अब बिहार का मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, कितना, 95%, यह प्लेस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर। क्लियर है? अब बिहार का सबसे बड़ा जो भौतिक भाग है वो गंगा का मैदान है, और यह टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। इसका निर्माण 33 भूसन्निधि के अंतर्गत में नदियों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। ठीक है, इसी निक्षेप से बिहार का मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह मैदान उत्तर से गंगा तथा इसकी सहायक नदियों तथा दक्षिण की नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, पूरा नदियों का जाल है यहाँ पर। दक्षिण की नदियाँ हैं, दक्षिण गंगा का मैदान है, उत्तर गंगा का मैदान है। ठीक है, और इसी से इस पूरे मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है, एल्यूवियल सॉइल। वह प्लेस्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती आ रही है, जमा होती जा रही है यहाँ पर नदियों के द्वारा, और इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होते रहता है। ठीक है, खादर और बंगर एल्यूवियल सॉइल का 2 टाइप है यहाँ पर। इसको भी हम लोग समझेंगे जब हम बिहार की मिट्टी के बारे में समझ रहे होंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो खादर का क्षेत्र किधर है, बंगर का क्षेत्र किधर है, पुरानी जलोढ़ नई जलोढ़ मिट्टी किधर है, तराई क्षेत्र किधर है बिहार में, भाबर क्षेत्र किधर है बिहार में, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण कुछ और बातों को जानते हैं हम लोग। तो संपूर्ण बिहार मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आप पे काम आएगा ये। और गंगा के दक्षिणी स्थित जो मैदान है उसमें जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, जो दक्षिण में है तो वहाँ पर ये कम है इसकी गहराई, और इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। इस दक्षिणी मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थिति बक्सर तथा मोकामा के मध्य उपलब्ध है। बक्सर और मोकामा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। अगर 25 से ऊपर बढ़ते हैं तब 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और इन क्षेत्रों में आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़ लगभग 100 मीटर से लेकर के 700 मीटर, कितना, 100 से 700 मीटर तक गहरे हैं। और जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में अगर बढ़ते हैं और 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाते हैं तो उसके बीच में जो ये गंगा का मैदान स्थित है वहाँ पे जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, और प्लीस्टोसीन काल में राजमहल तथा शिलोंग का पठार, ठीक है, शिलोंग का पठार मेघालय में, राजमहल हिल्स मैंने मैप में दिखाया आपको, का जो मध्यवर्ती भाग था वो धंस गया था। ठीक है, तो ये जो धंसा तो गंगा नदी बंगाल की ओर मूव कर गई। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर चली गई। ओके, भूगर्भिक संरचना का इतिहास से ये पता चलता है हमें कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टानों समूह से निर्मित है। क्लियर है? और संपूर्ण बिहार के मैदानी इसके एक और हिमालय है। मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि एक और हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ स्थित है और दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है नीचे में। ठीक है, ऊपर में ये हिमालय का है और नीचे जो जहाँ से झारखंड से सट रहा है वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग है, छोटा नागपुर का पठार। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान है और इधर से आपको गंगा का मैदान आता है। ठीक है, दिस इज योर गंगा प्लेन। अब इन तीनों धरातलीय स्वरूपों में भिन्नताएं हैं। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व से निकला हुआ भूभाग, जैसे हमने देखा कि विंध्यन जो पठार है उसी का जो पूर्वी एक्सटेंशन है वही हमारा कैमूर हिल्स का क्षेत्र बनाता है, और जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से। और इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। बिहार का जो सदर्न भाग है वो सबसे पुराना है, ये मैदानी भाग सबसे नया है। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय वाला शिवालिक का जो श्रेणी है उसके बाद, हिमालय की उत्पत्ति के बाद ये बना है मैदानी भाग, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण के कारण।
तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, बिहार के पूरे भौतिक संरचना के बारे में, भूगर्भीय कुछ संरचनाओं के बारे में, इसके चट्टानों के बारे में, चट्टानों के विस्तारों के बारे में, मैदानी क्षेत्र कहाँ पे फैला है, पहाड़ी क्षेत्र किधर है, पठारी क्षेत्र किधर है, इन सब चीज़ों को हमने देखा है आज के लेक्चर में। और इसके बाद जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, तो हम लोग इसके नदियों के बारे में समझेंगे, मिट्टी के बारे में समझेंगे, खनिज संसाधन के बारे में समझेंगे, फिर बिहार की क्लाइमेट को समझेंगे। क्लाइमेट को समझते समझते हम लोग ये जानेंगे कि भाई यहाँ पर कृषि किस प्रकार से होती है, और फिर एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से ये कितना इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक स्थिति इसकी एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है हम लोगों का, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को सुनिए, समझिए, जानिए, और उसके बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।